नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स। अचीवर्स की हमारी गेस्ट हैं सुश्री रोहिणी शिव घावरी। रोहिणी देवी अहिल्या माँ की नगरी की एक ऐसी छात्रा है जिन्होंने 2 साल पहले ही अपनी जीवटता के चलते, अपनी शैक्षणिक योग्यता के चलते खूब नाम कमाया। ढेर मीडिया कवरेज हुए रोहिणी के और शहर भर में रोहिणी पहचानी गई। यही रहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल एग्ज़ाम पास करने के बाद में मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें 1 करोड़ की एक बड़ी राशि की स्कॉलरशिप दी है। अब वो वक्त आ गया है, वो क्षण आ गया है जब अहिल्या माँ की नगरी की यह बिटिया विदेशी धरा पर अपनी अगली पढ़ाई करने के लिए कूच करने वाली है। 6 सितंबर की तारीख तय हुई है। रोहिणी जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट अचीवर्स। आपके नाम एक बहुत बड़ा अचीवर दर्ज हो चुका है। जिस तरह से हम जिस समाज से आते हैं, ख़ास तौर से वाल्मीकि समाज से आते हैं, और यदि आप जैसी बिटियाएँ इतना नाम रोशन करती तो पूरे समाज का गौरव बन जाती है। क्या कहेंगी पहली प्रतिक्रिया के रूप में? पहली प्रतिक्रिया यही है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 2 साल हो गए हैं मेरी स्कॉलरशिप में और 2 साल बाद अब मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी पीएचडी के लिए स्विट्ज़रलैंड जाऊँ। मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है ड्यूरिंग माय पीएचडी पीरियड बिकॉज मेन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे सरकार ने 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दी थी। बिल्कुल सही कहा। और दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जो या यूनिवर्सिटी नहीं है जो 2 साल की पीएचडी करे। हमारे इंडिया में भी 3 से 4 साल की पीएचडी होती है। तो मेन प्रॉब्लम तो मुझे ये फेस करनी थी कि अपने लिए एक ऐसा प्रोग्राम चूज करके लेकर आना जो आफ्टर एमबीए 2 इयर्स का हो, क्योंकि मुझे 2 इयर्स का फंड मिल रहा है। अगर मैं 4 साल के लिए देखती हूँ तो फिर आगे के 2 साल का मुझे खुद घर से पे करना होगा। अगर मैं घर से पे कर पाती तो मुझे शायद सरकार स्कॉलरशिप नहीं देती, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो मेरे लिए पढ़ना और विदेश जाकर पढ़ना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बोल सकते हैं आपकी, क्योंकि जिस एरिया से मैं आती हूँ या जिस समाज से मैं आती हूँ वहाँ पर 80% लड़कियों को आज भी नहीं पढ़ाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि आज भी वो डेवलपमेंट, वो सोच और वो चीज़ें नहीं आ पा रही है। तो नो डाउट मेरे लिए भी बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए लेकर आना था कि हाँ अब कुछ करना है, क्योंकि जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा जब तक हम लोग एजुकेशन नहीं करेंगे। और उसका मैं खुद बाबा साहब की फॉलोअर हूँ, मैं बाबा साहब को फॉलो करती हूँ और बाबा साहब का पहला ही वचन ये है कि शिक्षित बनो। तो जब तक हम लोग शिक्षित नहीं बनेंगे हम हमारे अधिकारों की बात कर पाएंगे, ना हमारे किसी भी चीज़ को लेकर हम आवाज़ उठा पाएंगे। तो मेन तो ये है कि हम शिक्षित बने। तो मैंने उस चीज़ को टारगेटेड रखा और मेरी फैमिली में मम्मी पापा हैं। पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव है। पापा भी सोशल वर्कर है, मम्मी गवर्नमेंट जॉब है मम्मी की हॉस्पिटल में जी। तो फैमिली में हम लोग 3-4 लोग हैं। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, एक भाई है मेरा। तो 4 बच्चों को इतनी बोलते हैं ना महंगाई के ज़माने में पढ़ाना, एक वेल एजुकेशन देना बहुत बड़ा एक इशू है कि हाँ कैसे करेंगे। लेकिन पेरेंट्स ने अपनी सारी चीज़ों को कम किया और हमारी एजुकेशन पे मेन फोकस किया कि नहीं बच्चे पढ़ जाएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा। तो दूसरी चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमारी एजुकेशन पे ध्यान दिया। तो आज वो मौका अब मुझे मिल रहा है कि मैं अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रही हूँ, अपना पीएचडी कंप्लीट करने के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ। तो बहुत खुश हूँ कि अब वो मौका मिला है मुझे। बिल्कुल सही कहा। और आपसे बातचीत करते हुए मैं खुद भी बड़ा ही रोमांचित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस बस्ती में बैठे हुए, इन बस्तियों की खासतौर से श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र की बस्तियों में जब इस तरह से एक प्रतिभा कहीं ना कहीं उदय होती है और ईश्वर की विशेष कृपा होती है कुछ परिवारों पर, कि कहीं ना कहीं कहते ना कि बड़ी हल्की सी बात होती कि कमल खिलते हैं लेकिन ऐसे स्थान पर खिलते हैं जो हमारी बस्तियाँ होती हैं। और जब ऐसी जगह से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक आइडियल हो जाते हैं पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे स्लम एरियाज़ के लिए। और कहीं ना कहीं आपके पीछे जो आने वाली जो पीढ़ी है, आपके हम उम्र जो लोग हैं, उनके लिए आप जैसे शिक्षित आइकॉन के बतौर काम करती। जो हो सकता है जो 6 घंटे पढ़ती हुई आप उम्र की बालिकाएं वो 8 घंटे पढ़ाई करें और आपको अपना आदर्श मानते वो भी आगे बढ़े। आपकी जब पढ़ाई की शुरुआत हुई थी तो वाकई आपको जब समझदार हुई तो उसके बाद ऐसा लगा था कभी कि आज आप इस मुकाम पर होगी, कि वो दिन आ जाएगा, वो क्षण आ जाएगा कि आप अपने देश में पढ़ते पढ़ते एक बड़ी स्कॉलरशिप अमाउंट के साथ में विदेश में पढ़ने जाएंगे? बिल्कुल, मेरी बचपन से ही आदत है कि मेरे सपने हमेशा बड़े होते हैं। जो सोचते नहीं है बच्चों से ज़्यादा
डबल या ये कह सकती हूँ कि 10 गुना ज़्यादा मैं सोचती हूँ। शुरू से मेरा है कि ये करना है लाइफ में, वो करना है, दुनिया देखनी है बहुत सारी, और मुझे एक यूनिक पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि भीड़ के साथ चलते हुए ना कुछ एक ऐसा काम करना है जिससे आपकी एक आइडेंटिटी बने। तो मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ इस तरह की चीज़ों में। तो मेरा था बचपन से ही कि कुछ अलग करना है, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, कुछ अलग करना है। तो उस चीज़ में और मुझे रहा भी कि मुझे ये चांस मिला है। और जैसा कि आपने कहा कि लड़कियां जो समाज की हैं या आसपास की हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं कि हाँ, तो वो अब उनके पास एक बोलने के लिए एक एग्जाम्पल भी मिल गया और वो बोल सकती है कि जब रोहिणी दीदी को उनके पेरेंट्स विदेश भेज सकते तो क्या आप हमको इंदौर में कॉलेज नहीं भेज सकते हो? तो उस बात पे उनके पेरेंट्स हाँ एग्री भी होते हैं, मानते हैं। और मैंने देखा है कि 50% डिफरेंस भी मुझे समझ में आया है कि 2 साल में कुछ लड़कियां आई हैं मेरे पास या बच्चे पेरेंट्स आए हैं और उन्होंने गाइडेंस भी लिया है और मैंने प्रॉपर उन्हें गाइड किया है कि आप पढ़ाइए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं हो सकता है। इस चीज़ को आप मान लीजिए। बिल्कुल, व्यक्तित्व विकास जो होता है मनुष्य का, ये इतना बड़ा महामानव आज हमें जो जीवन मिला हुआ है ईश्वर की कृपा से। और बाबा साहब जिस तरह से कहते थे, और बाबा साहब की तो बड़ी जीवटता के साथ में बड़े झुंझारू तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लोगों को, खास तौर से दलित वर्ग के लोगों को बार बार दिल से एक ही बात कही कि एजुकेट होइए, आगे बढ़िए, अपने अधिकारों की बात करिए। और अधिकारों की बात तो तभी हो सकती है अपने अधिकारों की जब आप सशक्त रहेंगे, क्योंकि सशक्त व्यक्ति विचारों से होता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अब चूँकि आप एक मुकाम पर आ चुके हैं, एक कंक्लूजन ये कहा जाए कि एक स्टेप कंप्लीट हो गई और आप अगली बड़ी स्टेप की ओर मूव करने जा रही है। अब आगे आने वाले दिनों में जब आप विदेशी धरा पे होगी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के रूप में अपनी पढ़ाई को पूर्ण करेगी, किस तरह के गोल तय किए हैं? वहाँ जाने के बाद में हिंदुस्तान का नाम किस तरह से रोशन करेगी? क्या जिस तरह से आपने माहिल्या का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रोशन किया है, क्या यही स्थिति वहाँ भी देखने को मिलेगी आपको? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि मैं मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि मैं अपना पीएचडी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझ पर इतना विश्वास करके इतना बड़ा बिग अमाउंट दिया है। तो पहले तो मुझे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं अपना पीएचडी कंप्लीट करूँ। आफ्टर दैट मैं स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा एरिया या जेनेवा सिटी में जा रही हूँ। वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ILO का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये सभी के हेडक्वार्टर्स जेनेवा में। तो मेरा भी यही रहेगा कि इन फ्यूचर मैं इस तरह के बिग ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करूं और फिर वहां से आकर बहुत सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट कर वापस कम बैक टू माय होम प्लेस में वापस आऊं और यहाँ आकर भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर मैं कुछ ऐसे काम करूँ, जैसे लाइक एजुकेशन में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो एजुकेशन के लिए मैं गवर्नमेंट के साथ काम करूँ। या मेरा ड्रीम है कि हम लोग भी स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट करें हमारे बच्चों के लिए इन फ्यूचर, हमारी कास्ट के या हमारे एरिया के बच्चों के लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती है। एजुकेशन के लिए बोलते सब है, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि सब बोलते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म कैसे तैयार करके देना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कहाँ हमें हेल्प करनी है, किस तरीके से उन लोगों को गाइड करना है, पूरा प्रॉपर गाइडेंस देना है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से मोटिवेशन मिलता है और यदि आपने सही और ठीक प्लेटफॉर्म यदि दे दिया, किसी को ट्रैक दे दिया यूँ कहें, तो व्यक्ति को चलने में बड़ी आसानी होती है। मुझे लगता है समाज को आप जैसे युवा एनर्जेटिक जो बालिका हैं उनसे काफ़ी उम्मीद है, और आपके विचार सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि वाकई हमारा भविष्य बेहद सुरक्षित है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने कम संसाधनों में इतना ज़्यादा अचीवमेंट्स आपने नाम किया है, और आप चाहते कि जो भी कमियां आपको रही होगी वो शायद समाज के अन्य बच्चों को नहीं आने देगी। जब आप पूरी तरह से पूरा एजुकेशन करके इंडिया लौटेगी, अपने होम प्लेस लौटेगी, तो उसके बाद में ढेर सारा बदलाव करने की आपकी मनोइच्छा होगी और आप कोशिश करेंगी। लेकिन इन दिनों बातचीत होती है तो शिव गावरी जी की जिस तरह से हमने देखी, आपके पापा की जीवटता, माँ का योगदान, उन्होंने पूरा जीवन आपके नाम समर्पित कर दिया कि हमारे बच्चों का भविष्य काफ़ी सुनहरा हो। और वो दिन देखकर उनकी आंखों में उम्र के अंतिम पड़ाव में जिस तरह से वो देखे जाते हैं, 54-55 साल की उम्र हो गई है, लेकिन आपका अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं उनको वापस युवा बना रहा है। कितनी खुशी होती है माता पिता को इतने उत्साहित देखकर, वो भी आपकी उपलब्धि पर। और अब तो ऐसा हो गया है कि जिस तरह से, जैसे मैं अभी CM से मिलकर आई थी, जब CM थे कमलनाथ जी, तो उन्होंने भी कहा कि आपकी बेटी ने सिर्फ आपका नाम रोशन नहीं किया है, पूरे प्रदेश का नाम, और हमें गर्व है एक प्रदेश
के मुखिया होने के नाते मुझे गर्व है कि रोहिणी हमारे यहाँ का रोहिणी का मैं सम्मान कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को, इस तरह की चीज़ें जब होती है लाइफ में, पापा को जिस तरह से बोलते हैं कि आप रोहिणी के पापा हो, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उनकी बच्चों की नाम से उनकी पहचान हो, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और पापा मम्मी दोनों का ही, मुझे इस चीज़ में मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि बच्चे भी शायद उन्हीं के सक्सेसफुल होते हैं जिनके पेरेंट्स ईमानदार और अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी, उनके अच्छे कर्मों का रिजल्ट है कि आज हम लोग उन्हें एक फल के रूप में हमारी एजुकेशन से या हमारे नाम से हम उन्हें खुश कर रहे हैं, उन्हें गौरवान्वित कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। माता पिता के जीवन की सफलता कहीं ना कहीं ताई तो बच्चों के अंक सूची ही करती है, ये बात मैं भी मानता हूँ। और आज आप जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इस बात को आपने भी अपनी बातों के माध्यम से चरितार्थ करने की कोशिश की। हालांकि अब परिणाम बड़ा सुखद है, अब आप विदेश जा रही है, इसलिए कोई नकारात्मक चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में आप बता सकती हैं वाकई आपने इन 2 सालों में स्कॉलरशिप के लिए जिस तरह से संघर्ष करना पड़ा, थोड़ा बहुत भी जो प्रशासकीय प्रक्रियाएं होती है, कई बार आप भी जब अधिकारी बनकर इन कामों को करना चाहेगी तो आपको ऐसा महसूस होगा, आपने किस तरह का कष्ट झेला है? देखिए, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के बाद सबको लगा था कि अब तो हो गया है, अब तो ये फाइनल स्टेज है, अब उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जो डिफ़िकल्ट जर्नी आफ्टर स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है। उसके बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किए, एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस किया। उसके बाद अब मेरा ये मौका आया है कि मैं स्कॉलरशिप के फ़ंड के लिए जाऊँ और अपना, तो अब मुझे गवर्नमेंट से ये रिप्लाई मिलता है कहीं ना कहीं कि अब फ़ंड ख़त्म हो चुका है। लास्ट गवर्नमेंट में हमें इतना फ़ंड मिला था, तो हमने इस तरह से, क्योंकि मैं किसी का नाम ओपन नहीं करना चाहूँगी, इसीलिए मैं आपको इनडायरेक्टली बोल रही हूँ। तो चीज़ें इतनी अपोजिट हो गई है कि अब ये सिनेरियो है कि ये वहाँ जाकर बोलते हैं कि अब आप आपके पैसों से चले जाइए, बाद में हम दे देंगे। अगर हम अपने ही पैसों से चले जाते तो फिर आप हमें स्कॉलरशिप नहीं देते। स्कॉलरशिप ही आपने इसलिए दी क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा उतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग अब्रॉड स्टडी के लिए। तो वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मेरा टेंशन और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था कि क्योंकि इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गई ये चीज़ें, और अब जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एज भी सिनेरियो होता है। मेरा 26 रनिंग है और मैं सोचती हूँ कि अभी अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया, 1-2 साल वेट करने का मेरे पास टाइम और बिल्कुल नहीं है। तो वो चीज़ें हैं। तो अभी गवर्नमेंट से भी मुझे कहीं ना कहीं, मैंने बहुत ज़्यादा वल्लभ भवन गई या अलग अलग सतपुड़ा भवन, अलग अलग डिफरेंट मैंने ऑफिसर से मीटिंग किया। तो अभी तो ये है कि देखिए, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि आपका जैसी फ़ंड हमारे पास आता है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, कोविड-19 के बाद चीज़ें बिल्कुल चेंज हुई है, बदल गई है। तो वो है, अब मेरा वीज़ा आ चुका है, मुझे एनी हाउ वीज़ा अप्रूव हुआ है मेरा। तो एनी हाउ मुझे 14 सितंबर के पहले जाना है, अदरवाइज़ मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और फिर अगेन 1 ईयर का वेट। तो इतना ज़्यादा वेट अब मैं और नहीं कर सकती। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। देखते हैं क्या होता है, बट मेरा तो मेन फोकस है कि अभी मैं 6 सितंबर स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ। बिल्कुल। पहले स्कॉटलैंड का था, स्विट्ज़रलैंड का? उसका भी एक रीज़न है। देखिए, मेरी एज 26 है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मुझे इस एज में पीएचडी कहीं नहीं मिल रही है, एक एज क्राइटेरिया। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो लोग 10 इयर्स का मैनेजरियल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मेरा 2017 में एमबीए हो, तो मैं 10 ईयर का अगर लेने गई तो 2027 में मेरा 10 ईयर कंप्लीट होगा, और आफ्टर तो मेरा इधर स्कॉलरशिप लैप्स हो जाएगा, स्कॉलरशिप चला जाएगा। और एज भी वो बोल रहे हैं कि 30+ एज में बच्चे पीएचडी करते, तो तुम्हें इतनी जल्दी पीएचडी क्यों करनी है, तुम तो 26 की हो अभी। तो ये सारी चीज़ें, तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी थी। दूसरी चीज़ कि 5-5 साल की पीएचडी हो रही है सभी जगह, अब मुझे फ़ंड 2 साल का मिल रहा है, तो आगे के 3 साल के 2-3 करोड़ में कैसे बियर करूँगी। तो मुझे वो भी एक चीज़ देखनी थी, तो इसीलिए मेरा इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। बट अब मुझे स्विट्ज़रलैंड के स्विस बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिला है। वहाँ पर 2 इयर्स का DBA प्रोग्राम है, जो MBA स्टूडेंट्स के लिए होता है, डॉक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, कोर्स वर्क होता है जो 2 इयर्स का होता है। तो उसमें मेरा 2 इयर्स में मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाएगा और मेरा PhD कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। द प्राइम टॉक की ओर आपने चर्चा की हमसे, अपनी प्रॉब्लम्स और सकारात्मकता के साथ में आपने शेयर की। साथ में आप इसी तरह विदेश में रहे, आपके आगे आने वाली जो जर्नी जो है वो भी खुशमय रहे। शासन से जो आप मदद चाहती है, भगवान शासन को सद्बुद्धि दे, वो आपकी 100% मदद करे। कहीं ना कहीं आपकी इतनी मदद हो रही है तो मान लीजिए कि ईश्वर आपके पीछे खड़ा हुआ और आपके सारे सपने पूरे होंगे। और आपका तो बड़ा सुखद ड्रीम है, जिस तरह का आपका ड्रीम है वो आपके विचार हैं, वो सुनकर मैं खुद भी अभिभूत हूँ कि आप लौट के आकर
समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और जो परेशानियाँ आपने इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सर्वाइव की है, वो कम से कम आने वाले दिनों में बाकी लोगों को आपके होने की वजह से नहीं होगी। हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो और आप इसी तरह सफल होकर अपने जीवन को दीर्घायु बनाएं। नमस्कार। थैंक यू।